नमस्कार साथियों, एक देश एक आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के जिस किरदार को निकालकर आपके सामने लाए हैं वह 300 ईस्वी पूर्व के काल का किरदार है, यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले का। फिलहाल उस किरदार के बारे में इतना ही जान लीजिए कि उसने केवल 12 साल की उम्र में घुड़सवारी सीख ली थी। घुड़सवारी पर जोर इसलिए कि 2000 साल पहले की दुनिया आज की आधुनिक दुनिया से कोसों दूर थी। तब किसी योद्धा के लिए घुड़सवारी सीखना उसके योद्धा होने की सबसे पहली काबिलियत मानी जाती थी। तीर कमान, भाले, बर्छियों और तलवारबाजी से युद्ध लड़े जाते थे। 16 साल तक पहुंचते पहुंचते वह तलवारबाजी सहित युद्ध की हर कला में हो गया था, बल्कि यह कहना चाहिए कि धुरंधर हो गया था। 18 साल का होते होते उसने युद्ध नीति के साथ ही राजनीति और कूटनीति की हर कला भी बहुत बारीकी से सीख ली थी और 20 साल की उम्र में वह अपने राज्य का राजा बन गया था। अगले कुछ सालों में ही उस निहायत ही कम उम्र के योद्धा ने अनगिनत युद्ध लड़े जो कि इतिहास में अमर हो गए। उन सबका विस्तार तो यहाँ नहीं दिया जा सकता क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद उस ऐतिहासिक योद्धा ने अगले एक दशक में लगभग सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया, जिसका दूसरा और साफ मतलब यह होता है कि उसने महज 30 साल की उम्र में ही लगभग सारी दुनिया फतह कर ली और इतनी कम उम्र में इतने अविश्वसनीय कारनामे दिखाने के बाद वह जियाला महज 32 साल की उम्र में ही दुनिया से रुखसत हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनान के तूफान की, हम बात कर रहे हैं एक काले अंधड़ की, हम बात कर रहे हैं ग्रीक के शासक की, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के शिष्य की, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर सिकंदर की, जो कि मकदूनिया और ओलंपिया के शासक अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पहला पुत्र था। 333 ईसा पूर्व तक फिलिप के पुत्र सिकंदर ने समूचे ग्रीक पर कब्जा कर लिया था। फिर पर्सिया पर कब्जे के साथ ही उसने बेबीलोन पर भी कब्जा कर लिया। फारस उस वक्त का बेहद प्रभावशाली राज्य था, जिसकी सीमा उस समय मिस्र और उत्तरी यूनान से लेकर भारत तक फैली हुई थी। फारस राज्य का अपना 200 साल पुराना एक गौरवशाली इतिहास था। कह सकते हैं कि फारस उस दौर का सुपर पावर था। याद रहे साथियों, सुपर पावर का और उसके गौरवशाली इतिहास का खात्मा इसी सिकंदर के हाथों से ही हुआ था। उसके बाद सिकंदर ने गाजा पट्टी के जरिए मिस्र को अपना अगला लक्ष्य बनाया और वह ईरान तक जा पहुंचा। इस बात में कोई शक नहीं कि अब दुनिया का एक बहुत बड़ा भूभाग सिकंदर के कब्जे में था। पश्चिम में यूनान और भूमध्य सागर के तटीय इलाकों से लेकर पूर्व में अफगानिस्तान, ईरान, इराक और आधुनिक पाकिस्तान तक फैला हुआ था। अब सिकंदर की निगाहें खास तौर से 2 जगहों पर टिकी थी, जिसमें पहला तो था अरब, मगर जहां तकदीर ने उसे पहुंचने का कभी मौका नहीं दिया, और दूसरी जगह का नाम था भारत, जहां सिकंदर अपनी विशाल समुद्र जैसी सेना लेकर पहुंचा भारत को फतह करने के लिए। इसके साथ ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर पोरस के राजा से उसका वह महायुद्ध हुआ जो इतिहास में अमर हो गया। कहा जाता है कि पोरस से युद्ध में जीत हासिल करने के बाद सिकंदर पुरु से प्रभावित हुआ था कि उसने युद्धबंदी बने राजा पुरु को कोई सजा ही नहीं दी, बल्कि उसने उसका जीता हुआ राज्य भी उसे वापस लौटा दिया और चुपचाप भारत से वापस मकदूनिया लौट गया। उस दौर के भारत के यशस्वी राजा पुरु की युद्ध में हार और उसका एक प्रसंग हर किसी के दिलो दिमाग पर चस्पा है, या फिर यह कह सकते हैं कि उसे जबरदस्ती चस्पा कर दिया गया है। वह राजा पुरु की हार के बाद का प्रसंग है, जब पोरस युद्ध की तथाकथित पराजय के बाद राजा पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया गया था। तो सिकंदर ने पुरु से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो राजा पुरु ने कहा कि वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, उसी प्रसंग की बात कर रहा हूं मैं।
इतिहास में लिखा गया है कि पुरु के इन शब्दों से सिकंदर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, इतना ज्यादा कि उसने न केवल पुरु की जान बख्शी कर दी बल्कि उसका जीता हुआ राज्य पोरस भी उसे वापस लौटा दिया। उसके बाद उसने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। क्यों नहीं कोशिश की थी? उसकी वजह बताई जाती है कि उसकी सेना में ही बगावत शुरू हो गई थी और मजबूर होकर सिकंदर को वापस भारत की धरती से अपने देश मकदूनिया लौटना पड़ा था। साथियों, याद रहे कि यह इतिहास भारतीय इतिहासकारों का लिखा हुआ नहीं है, यह इतिहास पश्चिमी और यूनानी इतिहासकारों का लिखा हुआ है और रहस्य यहीं से शुरू होता है। ऐसा रहस्य जिसकी मियाद 2000 साल पुरानी है और अफसोस कि जिसका रहस्य अब शायद कभी निकलकर सामने नहीं आ पाएगा। साथियों, यहाँ दो बातें गौर करने योग्य हैं जिस पर सभी भारतवासियों को गौर जरूर करना चाहिए। पहली बात, पोरस राज्य के पास 20,000 की सेना थी, 20,000 की, और इसी 20,000 की सेना ने, अगर यूनानी इतिहासकारों की माने तो, सिकंदर की समुद्र जैसी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। यह किसने कहा? यूनानी इतिहासकारों ने। यूनान जो कि सिकंदर का देश था, और पोरस युद्ध का इतिहास इन्हीं इतिहासकारों का ही तो लिखा हुआ है, इन्हीं यूनानी इतिहासकारों का, जिसमें राजा पुरु की हार और सिकंदर की जीत के साथ ही पुरु की जान बख्शी का वर्णन किया गया है। गौर कीजिएगा साहबान, पोरस राज्य का सीमावर्ती राज्य था जिसका नाम था मगध, और जिसके महाबली राजा का नाम था धनानंद। और धनानंद के पास उस वक्त 20,000 की सेना नहीं थी, उसके पास 3.5 लाख की सेना थी। 3.5 लाख की सेना थी, जिसमें 80,000 घुड़सवार, 70,000 हाथी, फिर 80,000 से ज्यादा रथ और लगभग 1 लाख की पैदल फौज थी। और इतिहास में दर्ज है कि मगध की वह सेना इतनी ताकतवर और क्रूर थी जो अपने दुश्मन को पलक झपकते गाजर मूली की तरह काट डालती थी। याद रहे दोस्तों, जब पोरस राज्य में पुरु से सिकंदर का युद्ध चल रहा था तो मगध के राजा की यही विशालकाय सेना सिकंदर के इस्तकबाल के लिए अपनी सरहदों पर तैयार खड़ी थी। आप खुद कल्पना करें कि पोरस की 20,000 की सेना के सामने विचलित हो जाने वाला सिकंदर मगध के राजा की इतनी विशालकाय सेना के रहते भला आगे बढ़ने का दुस्साहस आखिर कैसे कर सकता था, और अगर वह करता तो उसका हश्र क्या होता। लिहाजा उसे वापस मकदूनिया तो लौटना ही था। साफ दिख रहा है कि इतिहासकारों ने इतिहास लिखने में फरेब किया। उन्होंने इतिहास में केवल वही लिखा जो उनके यूनान और उनके यूनानी विश्व विजेता को महान बनाता था। उसके किरदार पर हार का कोई दाग भला उन्हें कैसे मंजूर हो सकता था। अगर हमारी पीढ़ियों को भारतीय इतिहासकारों का लिखा इतिहास पढ़ाया गया होता तो उन्हें पता चलता कि सारी दुनिया को जीतने वाला महान सिकंदर जब भारत आया तो पोरस के राजा ने उसे धूल चटा दी थी, और जो हार कर युद्धबंदी बना वह राजा पुरु नहीं बल्कि सिकंदर था। साथियों, जो युद्ध हार कर युद्धबंदी बना वह सिकंदर था, और जो संवाद यूनानी और पश्चिमी इतिहासकार सिकंदर का बताते हैं वह संवाद पोरस के राजा ने सिकंदर से बोला था। और सिकंदर ने नहीं बल्कि राजा पुरु ने सिकंदर की जान बख्शी करके उसे जिंदा छोड़ने की उदारता दिखाई थी। वह उदारता जो हर भारतवासी के खून में घुली हुई है, जो सही मायने में किसी भारतवासी के ही खून में घुली हो सकती है। यूनान के किसी अभिमानी और हत्यारे के खून में नहीं। यहाँ एक तथ्य गौरव तलब है। पोरस युद्ध के दौरान सिकंदर की सेना में बगावत होने की जो बात सामने आई थी उसकी वजह निस्संदेह विदेशी इतिहासकारों ने सही नहीं लिखा। भारतीय इतिहासकारों ने उसकी जो वजह लिखी वह यह है कि जब सिकंदर को बंदी बनाया गया तो उसकी सेना को यकीन हो गया था कि अब उनके सेनापति को मृत्युदंड मिलना निश्चित है, इसलिए उसकी सेना खौफजदा हो गई थी और उसमें बगावत फैल गई थी। बाद में जब सिकंदर पुरु से क्षमादान पाकर वापस लौट आया तो सेना की बगावत थम गई और पुरु की शर्त के मुताबिक सिकंदर वापस अपने देश लौट गया था। उसने आगे बढ़ने की फिर कोशिश नहीं की थी, जिसकी वजह यूनानी इतिहासकार बताते हैं कि वो सेना की बगावत थी। यह इस देश का दुर्भाग्य नहीं
तो और क्या है कि यहाँ सिकंदर को महान कहा गया। उस पर फिल्में बनी, उस पर गीत लिखे गए, उस पर कहावतें बनी। कहावतें, जो जीता वही सिकंदर। साथियों, मेरी निगाहों में सिकंदर नहीं, राजा पुरु महान था। राजा पुरु उदार था, और जिसने जान बख्शी की उदारता दिखाई थी वह सिकंदर नहीं, राजा पुरु था। मगर यह सच्चाई इतिहास के पन्नों में बहुत अंदर तक दबा दी गई। जो सिकंदर निहायत ही जालन था, क्रूर था, शराबी था, अय्याश था। जो सिकंदर जिस भी नगर को जीतता था, पहले उसे पूरी हैवानियत के साथ तहस नहस कर देता था, उसे जला देता था, वहां की निर्दोष आवाम को बिना वजह बेरहमी से कत्ल कर देता था, वहां की औरतों से बलात्कार करवाता था, वहां के बच्चों के जिस्म में भाले बर्छियां घोंप कर उन्हें वैसे ही भाले पर लटकाकर सारे नगर में घुमाता था। क्या कयामत है कि ऐसा बर्बर और अमानवीय हत्यारा उदार कहा गया, महान कहा गया। जिस सिकंदर ने केवल सिंहासन के लिए अपने सौतेले और चचेरे भाइयों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिस सिकंदर ने जरा सी बात पर अपने गुरु अरस्तु के भतीजे का कत्ल करा दिया था, जिस सिकंदर ने अपने बालपन के जो सबसे करीबी और वफादार दोस्तों को उनकी जरा सी गलती पर भड़क कर मार डाला था, जो अपने दुश्मनों को कोड़े मारने और उनके नाक कान काटने के लिए जाना जाता था, भला वह निर्मम हत्यारा आखिर इतना उदार कैसे हो गया, जिसने कि राजा पोरस के हाथों, राजा पुरु के हाथों इतनी पिटाई होने के बाद भी उसे जिंदा छोड़ दिया। केवल जिंदा ही नहीं छोड़ा, उसे उसका जीता हुआ राज्य भी बड़ी उदारता से वापस लौटा दिया और अपने देश वापस लौट गया। इतिहास बताता है कि इतनी दरिया दिली तो सिकंदर के किरदार में पहले कभी दिखी ही नहीं थी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि उसमें दरिया दिली तो जरा भी नहीं थी। यह केवल यूनानी इतिहासकारों का इतिहास से मजाक है, पाखंड है, छल है, फरेब है, और विदेशी गुलामी की मानसिकता से त्रस्त भारत ने इसी छल को पाला भी, पोसा भी, और इतिहास को निरंतर अपाहिज बनाने का काम किया, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि नहीं होना चाहिए। इतिहास को अपाहिज बनाने की हिमाकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास पीढ़ियों का संदेश वाहक है, पूरी सभ्यता का संदेश वाहक है। तथ्य बताते हैं कि अगर सिकंदर के साथ युद्ध में राजा पुरु की हार हुई होती तो आज यह पोरस राज्य भारत के नक्शे पर नहीं होता, तब यह राज्य इस वक्त यूनान का एक हिस्सा बना हुआ होता। सिकंदर की मौत महज 32 साल की उम्र में हुई थी, और वह किसी युद्ध में नहीं मरा था। वह, आप सुनकर हंसेंगे, मलेरिया का शिकार होकर मरा था। मेरी नजरों में सिकंदर योद्धा हो सकता है, महायोद्धा हो सकता है, कालजयी किरदार भी हो सकता है, लेकिन उदार कभी नहीं हो सकता, महान कभी नहीं हो सकता। हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे इतिहास की ऐसी ही एक और अमिट दास्तान के साथ। कहां? अरे भाई, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।